तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 फरवरी 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में आज 28 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में सरकार के लिए रोजगार अहम मुद्दा होगा। 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान हो सकता है। सरकार बढ़ने से पहले तेजस्वी यादव ने कई वादे किए थे। जब 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। इस बार सरकार स्वरोजगार के रूप में भी बजट पेश कर सकती है। ऐसे में बजट में इस बार रोजगार पर ध्यान दिया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। जब वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। जब सरकार का दावा है कि बिहार विकास के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर बिहार है। हालांकि शिक्षा के मामले में नीतीश सरकार जो भी दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जबकि बिहार सरकार शिक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाती है। इसके बाद भी हकीकत यही है कि लाखों बच्चे विद्यालय का मुंह तक नहीं देख पाते हैं। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि विकास दर में जबरदस्त उछाल आया है। दोस्तों बात करते हैं कि कल यानी कि 27 फरवरी 2023 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13वीं किस्त जारी कर दी है। जहां पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर दिया गया है। जब लोगों को बहुत दिन से इस दिन का इंतजार था, अब वह दिन पूरा हो चुका है। जहां कल आपके अकाउंट में पैसा चला गया है। वहीं किस्त के रूप में किसानों को 2000 रुपये का लाभ मिला है। जहां इससे पहले 17 अक्टूबर 2022 को 12वीं किस्त जारी हुई थी और आज 13वीं किस्त जारी कर दिया गया है। जहां कल यानी कि 27 फरवरी 2023 का दिन किसानों के लिए खुशखबरी लेकर के आया, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 13वीं किस्त मिल गया है। इस किस्त को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। किस्त के रूप में किसानों को 2000 रुपये मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के तमाम तरह की चर्चा जोरों पर है। आरजेडी के सभी नेता, मंत्री और विधायकों ने तो कई दफे कहा कि तेजस्वी मार्च में सीएम होंगे। जहां उधर सोमवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान उप मुख्यमंत्री ने एक जोरदार बात कही है, जिससे कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है। जब बजट सत्र के समापन के बाद तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि वह मुख्यमंत्री कब बनेंगे, इस पर उन्होंने मजेदार जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी शादी हुई तो फिर आप लोग यानी कि मीडिया को पता चला, उसी तरीके से जब सीएम बनेंगे तो पता नहीं चलेगा। जब बनना होगा तो हम बन जाएंगे। उसके इस बयान से कई बातें साफ रही है कि नीतीश कुमार को अब उन्हें आगे करना होगा और फिर आने वाले समय में बिहार की कमान उनके हाथों में होगी। जहां उनके मुख्यमंत्री बनने वाली बातों को लेकर के जदयू पहले से ही गुटों में बढ़ गई है। उधर उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया और फिर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इधर कुछ दिन पहले ललन सिंह ने कहा था कि यह तय कब हुआ कि तेजस्वी सीएम मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर कहा गया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच थोड़ी दूरियां भी दिखी है। दोस्तों बात करते हैं कि आगामी 8 मार्च को देश भर में रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू हो चुकी है। मथुरा, वृंदावन और फिर बरसाना में तो 1 महीने पहले ही होली की धूम है। होली एक ऐसा त्यौहार है जिस पर लोग अपने अपने घर और फिर गांव का रुख करते हैं। इस दौरान लोग किसी भी तरीके के अपने बच्चों के बीच उत्सव का लुत्फ उठा लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेनों, बसों और हवाई जहाज़ों में भी जगह नहीं मिलती है। ऐसे में जब पता चले कि रेलवे ने होली से पहले सैकड़ों ट्रेन को रद्द कर दिया हो, कैंसिल कर दिया है, तो फिर ये होली पर घर जाने वालों के लिए किसी वज्रघात से कम नहीं है। रेलवे ने होली से पहले 400 से अधिक ट्रेन को रद्द कर दिया है। जी हाँ, रद्द की जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में से पूर्वी रेलवे की अधिक ट्रेनें हैं। ऐसे में बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी की यात्रियों की परेशानी अधिक बढ़ गई है। होली जैसे बड़े त्यौहार के मौके पर लोग अपने घर जाकर के परिवार के साथ इसे धूमधाम से मनाना चाहते हैं। जहाँ उनके गंतव्य स्थल तक पहुँच जाने के लिए ट्रेन बहुत बढ़िया साधन है। इस समय सबसे ज़्यादा आपातघाती ट्रेनों में एक कंफर्म सीट को लेकर है। लेकिन रेलवे ने ऐसी मारामारी के समय में भी सोमवार को 400 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने रविवार को ठाणे के मुंब्रा में अपने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें मुस्लिमों और फिर दलितों के खिलाफ हिंसा तथा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की संघ परिवार के कुछ नेताओं की मांग से संबंधित है। AIMIM के अध्यक्ष और फिर तेलंगाना से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की है। उन्होंने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि एक प्रस्ताव मुसलमानों, अन्य अल्पसंख्यकों और फिर दलितों पर बढ़ते हुए हमलों की कड़ी निंदा करता है, जहाँ गौरक्षा, धर्मांतरण और लव जिहाद आदि की आड़ में दहशतगर्द का क्रमबद्ध अभियान चलाए जाने वाले अवैध और फिर अपराधी संगठन पर प्रतिबंधित की जिम्मेदारी केंद्र और फिर राज्य सरकारों की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर लोगों की पीट करके हत्या करने के शिकार लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है। अन्य प्रस्ताव में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर मुख्यमंत्री की से घृणा भाषणों के खिलाफ बोलने की मांग की है और फिर एक अन्य मुस्लिम समाज को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बताने वाले विभिन्न आयोगों की सिफारिश के आधार पर आरक्षण देने की मांग करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दलित, मुस्लिम और फिर दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और फिर उन्हें लाभ मिलने चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस दिवस के मौके पर अररिया जिला पुलिस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ अररिया SP अशोक कुमार सिंह ने किया है, जब मौके पर सदर SDPO पुष्कर कुमार और फिर फारबिसगंज SDPO शुभांक मिश्रा सहित कई थाना अध्यक्ष और फिर पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान अररिया पुलिस के अधिकारी समेत दर्जनों जवानों ने रक्तदान में भाग लिया। शिविर में 300 से अधिक लोगों के रक्तदान करने का कार्यक्रम था, जो ब्लड बैंक में जमा होकर के जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। जब बिहार के सभी जिलों में इस तरह का रक्तदान कार्यक्रम सोमवार को हुआ है, जब किशनगंज में भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। जब बिहार पुलिस ने पुलिस दिवस के अवसर पर विशेष अभियान के तहत बिहार के सभी जिलों में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसी क्रम में अररिया में भी रक्तदान किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी लगातार मोबाइल गेम खेलते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, आप अगर मोबाइल गेम खेलते हैं लगातार तो फिर आपका जो उंगली है वो मुड़ जाएगा। जी हाँ, अंगूठा आपका मुड़ सकता है मोबाइल गेम खेलने से। दरअसल इंडिया मोबाइल ऑफ गेमिंग की रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय हफ्ते भर में औसतन 8 घंटे मोबाइल पर गेम खेलते हैं। 60% गेमर्स एक बार में लगातार 3 घंटे गेम खेलते हैं। जब मोबाइल गेम की लत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और राजस्थान तीसरे नंबर पर है, जबकि बिहार चौथे नंबर पर और बंगाल का नंबर 5वां है। 2020 में की गई एक रिपोर्ट में सामने आया है कि 65% बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के लिए खाना और फिर नींद छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। मनोवैज्ञानिक के मुताबिक अक्सर समय बिताने के लिए लोग इसे खेलना शुरू करते हैं। ये कब आदत में बदल जाता है और जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है, इसका पता भी नहीं चलता खेलने वालों को। अब सवाल यह है कि मोबाइल गेम लत में क्यों बदल जाती है? तो इसका जवाब यह है कि मोबाइल फ़ोन के गेम्स को डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि अगर गेमर हार भी जाए तो फिर बार बार खेलने का मन करता है। गेम्स बनाने वाले इन्हें ऐसे डिजाइन करते हैं कि ये इतना मुश्किल हो कि उनमें आपकी दिलचस्पी बनी रहे। इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि गेम उतना टफ भी ना बन जाए कि खेलने वाले हार के बाद गिव अप कर दें या फिर वो दूसरे खेल की तरफ स्विच कर जाए। रिपोर्ट बताता है कि बार बार गेम खेलने से अंगूठा टेढ़ा हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि गेम तो अंगूठा से ही खेला जाता है, तो इस वजह से बार बार अंगूठा एक ही मुद्रा में काम करता है, तो फिर वो अंगूठा उसी तरीके से हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी गेम खेलते हैं तो फिर आप संभल कर रहे, नहीं तो फिर आपको भी भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन की रैली को फ्लॉप बताते हुए जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि रैली सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए था। रैली में CM, डिप्टी CM सहित सरकार के कई मंत्री एक मंच पर थे, लेकिन जिस मंच से सीमांचल के लोगों को उम्मीद थी ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जब पूरे रैली के दौरान सभी वक्ताओं ने बीजेपी का डर दिखाकर कि वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया है। सीमांचल को कई पुल पुलिया की जरूरत है। यहाँ AMU शाखा का निर्माण अधर पर है। यहाँ CM सहित कोई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाना जरूरी नहीं समझा। जब पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात CM सुना रहे थे। सीमांचल के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की रैली से आवाम को उम्मीद थी, लेकिन एक भी तोहफा नहीं दिया गया। जो लोग आज तक भाजपा के गोद में बैठे थे, आज उन्हीं का नाम लेकर के जनता को ठगने के लिए फिर से सीमांचल में रैली करने आए थे। जनता सब जानती है और समझती है। तो
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जल्द ही पापा बनने वाले हैं। जो सोमवार को सदन की कार्यवाही के बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उनसे पूछा गया है कि घर में खुशखबरी कब आने वाली है, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी जब भी शादी हुई उस हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिए, इसी साल के मार्च या फिर अप्रैल तक ये हो सकता है। जहां पहले से ही ये चर्चा हो रही है कि राजश्री मार्च में मां बन सकती है। हालांकि अपने बयान में तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर किसी तिथि का जिक्र नहीं किया है, लेकिन शादी की तारीख को लेकर के घुमावदार बात कही है। जहाँ तेजस्वी यादव और फिर राजश्री का विवाह 2021 के दिसंबर में हुआ था। यह शादी का लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है। पहले से ही चर्चा थी कि राजश्री मां बनने वाली है। हालांकि लालू परिवार की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी। इधर तेजस्वी यादव ने सोमवार को इशारों में साफ कर दिया है कि मार्च या फिर अप्रैल में लालू परिवार में किलकारी गूंजने वाली है। राजश्री यादव फिलहाल दिल्ली में है। कहा जा रहा है कि वहां वह डॉक्टर की देखरेख में है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव भी सिंगापुर से दिल्ली लौट आए हैं। तेजस्वी उनसे मिलने अक्सर दिल्ली जाते रहते हैं। आपको बता दूं कि रेचल उर्फ राजश्री यादव तेजस्वी यादव के बचपन का प्यार है। जहां दोनों ने दिसंबर 2021 में दिल्ली में विवाह किया था। इसके बाद राजश्री पटना आई थी। जोरों को लोगों ने खूब आशीर्वाद भी दिया था। जहां अब वह मां बनने वाली है तो फिर लालू परिवार में भी खुशियों की लहर दौड़ आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जहां अब निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालों को पढ़ाई करने में कम राशि खर्च करनी पड़ेगी। जहां बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में निजी मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर सरकारी फीस पर ही पढ़ाई के प्रस्ताव को मोहर लगा दी है। जब बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। इस बैठक में निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई का अहम फैसला लिया गया है। इसके मुताबिक बिहार के सभी निजी मेडिकल पर नामांकन एवं अन्य शुल्क राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप होगा। दोस्तों बात करते हैं कि आज पेश होने वाले बजट को लेकर के सबसे ज़्यादा उत्साहित बिहार का युवा वर्ग है, जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। जहाँ युवाओं को उम्मीद है कि इस बार सरकार उनके रोजगार, शिक्षा, कारोबार के लिए बजट में खास प्रावधान करेगी। किसी भी राज्य का जब बजट पेश होता है तो फिर लोगों की निगाहें बजट के पिटारे पर टिकी हुई होती है। बिहार का इस साल का बजट इसीलिए भी खास है क्योंकि ये महागठबंधन सरकार का पहला बजट होने वाला है। ऐसे में प्रदेश सरकार यानी कि बिहार सरकार के साथ ही जनता भी बेहद उत्साहित है। 2024 के चुनावी रण से पहले होने वाले इस बजट को लेकर के राजधानी पटना की जनता का क्या कहना, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पटना की गलियों को छाना। तो फिर सबसे पहला मुद्दा उठा बेरोजगारी का। जहाँ बिहार में बेरोजगारी युवाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। बेरोजगारी की जड़ है लचर शिक्षा व्यवस्था। जब प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के विस्तार की भी मांग है। जब बिहार के युवाओं को उनके शहर, उनके गांव में ही रोजगार की दरकार है। बिहार में खेती किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है। जब सभी सियासी दल खुद को किसानों के हितैषी होने का दावा करते हैं। ऐसे में हमारी टीम ने किसानों से बातचीत करके बजट से उनकी उम्मीदें जानने की कोशिश की। यह किसानों का कहना था कि खेती के लिए उन्हें ना तो बीज मिलती है और ना ही सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था। जब बिहार में कृषि बजट भी दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। ऐसे में किसानों को आस है कि इस बार के बजट में सरकार उन पर ध्यान देगी। जब बिहार के किसानों के लिए बिचौलिया भी किसी सिर दर्द से कम नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और फिर लालू परिवार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से बाहर हो चुके हैं। ये तो आपको पता है। पर नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलने वाले पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर कार्रवाई को लेकर के आरजेडी कुछ फैसला नहीं ले पा रही है। और लालू के बाद पार्टी में सबसे पावरफुल माने जाने वाले बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर कार्रवाई के सवाल पर बाएं दाएं की बात कर रहे हैं। विधानमंडल के बजट सत्र के प्रथम दिन की कार्रवाई के समापन और फिर महागठबंधन विधानमंडल दल के बैठक के बाद सुधाकर सिंह से जुड़े सवाल पर मीडिया को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सुधाकर सिंह पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वे कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं। इस पर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव इस तरह का बयान पहले भी दे चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। जी हाँ, जो 5 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि 1 महीना। जैसे देखते हुए सुरक्षा के
पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के संबोधन से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है, जहां वहीं सत्र के शुरू होते ही बीजेपी ने विरोध करना शुरू कर दिया। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी विपक्ष में बैठी है, जब विपक्ष में आते ही पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के लिए ये पहला सत्र है। मुख्यमंत्री के सदन पहुंचते ही सदन के बाहर विरोध किया गया है। बीजेपी ने पोस्टर लेकर के नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर के नारे लगाए और मौजूदा सरकार का विरोध किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए तो फिर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सदन के अंदर चले गए। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार के लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, चाहे वह अपराध हो या भ्रष्टाचार, हर मामले में ये सरकार फेल है। जहां हम इन्हीं मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करेंगे, जिसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर हम सदन नहीं चलने देंगे। दूसरी ओर आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र ने कहा कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, ये सब फालतू चीज़ों का विरोध करके करते हैं, ये बस धर्म की राजनीति करना जानते हैं, ये देश में कभी रोजगार महंगाई पर बात करना नहीं जानते हैं, ये तो बस बेकार की चीज़ों का विरोध करते हैं। ये कहना है आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का, जो बीजेपी पर वार कर रहे थे, पलटवार कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अब इनका जाना तय हो गया है। बिहार में अराजकता का माहौल कायम है। जब वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है। चाचा भतीजे की सरकार में केवल लूट मची है। नित्यानंद राय ने कहा है कि मोदी शासनकाल में सिर्फ विकास हो रहा है। लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है। देश में मोदी सरकार के काम को देख करके सभी विपक्षी पार्टी डर करके एकजुट होने का प्रयास कर रही है। वही संजय जायसवाल ने कहा है कि राज्य भर में आए दिन हत्या, लूट सहित अन्य आपराधिक घटनाएं हो रही है। उद्योग लगाने के लिए निवेश अब बिहार में नहीं आ रहे हैं। सभी विकास के काम नीतीश सरकार में रोका जा रहा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री अजित कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यों को देख करके उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस ने अपने महाधिवेशन से जुड़े विज्ञापन में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर नहीं होने पर सोशल मीडिया में विवाद होने के बाद माफ़ी मांगी है और कहा है कि इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है तथा कार्रवाई भी की जाएगी। यह पार्टी ने अपने 50वें महाधिवेशन के संदर्भ में अखबारों में एक विज्ञापन दिया था, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीरें थी। कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़े दिग्गज नेताओं ने मौलाना आज़ाद का नाम नहीं होने पर कई सोशल मीडिया यूजर्स और फिर नेताओं ने आपत्ति जताई और कांग्रेस पर मौलाना आज़ाद को भूल जाने का आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि आज कांग्रेस द्वारा जारी एक विज्ञापन में मौलाना आज़ाद की तस्वीर नहीं थी, जहाँ ये एक क्षमा न करने योग्य भूल है, जहाँ इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है और फिर कार्रवाई की जाएगी। हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। वे हमारे और पूरे भारत के लिए एक प्रतिष्ठित और प्रेरक व्यक्ति बने रहेंगे। यह कांग्रेस की पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। यह कांग्रेस से मेरे निकलने के बाद पार्टी का भाजपाकरण हो गया है। इन तस्वीरों में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आज़ाद कहाँ है, ये कहना है गुलाम नबी आज़ाद का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और बिहार पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के साथ क्लास लगाई है। मामला पुलिस भर्ती में ढिलाई और पुलिस पेट्रोलिंग में ढिलाई से जुड़ा हुआ था, जिस पर सीएम नीतीश कुमार अचानक भड़क गए और अधिकारियों पर जम करके बरसे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बदमाश पकड़े नहीं गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सांप डसने के बाद मरा समझ करके जिस 10 साल के बेटे को नदी में बहा दिया गया था, वह बच्चा 15 साल बाद रविवार को घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद बच्चे के घर वालों के यहां जश्न का माहौल है। ये कहानी नहीं बल्कि ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया के जिरासो गाँव के मुरासो टोला का है। जहाँ मैल थाना क्षेत्र के जिरासो गांव के मुरासो टोला निवासी राम सुमेश्वर यादव के 10 वर्षीय बेटा अंगेश यादव को 15 साल पहले सांप ने डस लिया था। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। परिवार वालों ने झाड़ फूंक कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास ले गए तो फिर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आखिर में मान्यता के अनुसार केले के तने में रख करके उसे सरयू नदी में बहा दिया गया। अंगेश यादव ने बताया है कि मुझे कुछ मालूम नहीं था,
होश आने के बाद मुझे पता चला है कि पटना के पास एक सपेरे अमन माली ने मुझे झाड़ फूंक से ठीक कर दिया है और ठीक करके मुझे पाला है। उसके बाद दूर दूर तक सांप का तमाशा दिखाने के लिए ले जाने लगा। या कुछ दिन कटिहार में रखा। उसके बाद वह 5 साल पहले उसे अमृतसर ले गया। वहाँ एक जमींदार के यहाँ नौकरी पर रख लिया। या उससे जो वेतन मिलता था वह लेने लगा। जब 3 महीने से वह हमारे ऊपर एक लड़की से शादी करने का दबाव बनाने लगा, इसीलिए कि दोनों काम करेंगे और पैसा वह लेगा। 24 फरवरी को अंगेश ने एक ट्रक ड्राइवर को अपनी आप बीती सुनाई। ट्रक ड्राइवर उसे आजमगढ़ लाया। जब अंगेश ने ट्रक चालक को भागलपुर बेलथरा रोड बताया तो फिर वह दूसरे ट्रक से उसे बेलथरा रोड भेज दिया। बेलथरा रोड पर उसने गांव के कुछ लोगों का नाम बताया। उसी में किसी परिचित ने जिरासी गांव के प्रधान को फोटो व्हाट्सएप कर दिया। गांव में चर्चा होने लगी। इस बीच भूल करके अंगेश बलिया जिले के थाना मनियर चला गया। जब प्रधान के साथ परिवार वाले बेलथरा रोड गए और फिर पता लगाते मनियर थाना पहुंचे। वहां अंगेश यादव ने माता कमलावती देवी और फिर चाची संभलावती देवी को पहचान लिया। शिक्षक शिक्षिकाओं और फिर आस पड़ोस के लोगों का नाम बताने लगा। जब अंगेश को मरा समझ करके जिस कपड़े में भाग गया था वह कपड़ा लाल टी शर्ट और काला पैंट भी अपने साथ लाया। जी हाँ, मनियर थाने की पुलिस ने प्रधान की मौजूदगी में सुपुर्दगी की लिखवा करके घर भेज दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। जब बीते दिन 25 फरवरी को महागठबंधन ने पूर्णिया में विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में महागठबंधन समर्थकों का हुजूम जमा हुआ। दूर दराज से समर्थकों का जुटान रणभूमि मैदान में हुआ। ये पहली बार देखने को मिला है कि 7 दलों के शीर्ष नेता एक साथ एक मंच पर रहे और फिर एकजुट होने का संदेश दिया। वहीं अब इस रैली ने महागठबंधन का उत्साह बढ़ा दिया है। इसी तर्ज पर अब 4 और रैली करने का योजना बना रही है। जब महागठबंधन की पूर्णिया रैली की तरह अब 4 और रैलियां विधानमंडल सत्र के बाद आयोजित किए जाने पर विचार चल रहा है। जहां राजद सहित समूचे महागठबंधन इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। ये देखते हुए कि उसकी पूर्णिया रैली उम्मीद के मुताबिक सफल रही। राजद सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया की महारैली की तरह अंतिम रैली पटना में सबसे अंत में होगी। जहाँ शेष बचे हुए 3 प्रस्तावित रैलियों की जगह और तिथि तय होना भी बाकी है। जब पूर्व उत्तर की पूर्णिया रैली के बाद अब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर में रैली के लिए स्थान तय किया जाना है। जहाँ फिलहाल महागठबंधन के नेता इस संदर्भ में एक उच्च स्तरीय विमर्श के बाद स्थान तय करेंगे। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब देने का। तो हम एक एक करके सवाल लेंगे और उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे में अगर आपका भी कोई सवाल है तो फिर नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब कल की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज लेते हैं एक एक सवाल और देते हैं उसका जवाब। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं। ये लिखते हैं कि मैं बिहार के नालंदा जिला से हूँ। हमारा समस्या है कि हमारे पिताजी ने 1989 में घर बनाने के लिए ज़मीन लिए थे, लेकिन कुछ समय बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन ज़मीन का लिखा पढ़ी नहीं हुआ। मैं उसी ज़मीन में घर बना करके रह रहा हूँ। करीब 20 साल बाद अब पैसा मांग रहा है, क्या करें, सलाह दीजिए। देखिए, अगर आपका 20 साल हो गया है ज़मीन पर घर बनाने का, तो आप मतलब कि लीगली तरीके से उस ज़मीन पर हकदार तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन आधे ज़रूर हैं। 30% उस ज़मीन पर हकदार हैं, ठीक है। क्योंकि 7 साल से ऊपर जिस ज़मीन पर घर बना हुआ रहता है, अगर वह ज़मीन उसका नहीं है तो वह 30% उसका मालिक हो जाता है। तो आप लीगली तौर पर 30% का है और जो 70% है वो जिसके नाम से ज़मीन है उनका है। तो क्या कीजिए, जो 70% का उसको पैसा दे दीजिए और बाकी 30% का आपको ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। लिखते हैं कि PM किसान योजना का कब आएगा। तो आ गया है भाई, पैसा आ गया है, कल ही आ गया, 27 फरवरी को ही आ गया पैसा। आप चेक कीजिए अपने बैंक अकाउंट में जाकर के, बैंक में जाकर के। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखते हैं कि किसी भी पार्टी का रैली जब होता है तो फिर वह हमारी पार्टी क्यों समझ लेता है कि ये लोग मेरा है, या वे लोग उसका नहीं पर नेता को देखने के लिए भीड़ लगता है, ना कि उसको वोट देने के लिए अगले चुनाव में। मिशन कुमार, बांका, बिहार से जी। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि फिरदौस भाई अस्सलाम वालेकुम, मुख्यमंत्री जनता दरबार में हम आवेदन किए हैं। ज़मीन विभाग में 2 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक नंबर हम आवेदन किए हैं, इसके लिए कोई भी अभी नंबर नहीं आया है। अबू नसर, किशनगंज जिला, अररिया, बिहार से। तो आपको बता दूं कि अगर आपका 2 महीना हो गया है तो हो सकता है कि ज़मीन से जुड़ी हुई मामले को अभी नहीं देख रहे हों। जब उसको देखेंगे तब आपको बुला लेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके आवेदन में कुछ गलती हो, ये भी हो सकता है। तो आप अपना स्टेटस चेक कीजिए, अगर आवेदन सही है तो फिर ठीक है। जब ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखेंगे तो फिर आपको बुला लिया जाएगा, या फिर अगर आपके आवेदन में कुछ गलती है तो आप स्टेटस चेक करके उसको सुधार करेंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, लिखते हैं रुपेश कुमार जी, लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग। उसके बाद अगला सवाल लिखते हैं नंदी चौपाल, लिखते हैं कि सहारा इंडिया वाला पैसा कब मिलेगा सर? मैं गंगाराम मंडल मधुबनी जिला गांव मारुति। तो सहारा इंडिया वाला पैसा कई बार बताया गया है, आप लोग सवाल किए हैं इसके बारे में, बहुत बार सवाल किए हैं और सभी का जवाब एक ही दिए हैं और एक ही जवाब ही बनता है कि अभी उसका केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में। जब फैसला देगा जज, उसके बाद ही फिर डिसाइड होगा कि कब पैसा आएगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, लिखते हैं कि हेलो भाई जी, मेरा नाम दिलीप कुमार भगत, जिला समस्तीपुर, निरपुर पंचायत, प्रत्येक दिन वीडियो देखते हैं आपका। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, दिल से धन्यवाद। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, लिखते हैं कि फिरदौस भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं पूर्णिया जिला से हूँ, जितने भी राशन कार्ड डीलर हैं सबको बदलना चाहिए, गरीबों का अनाज बहुत ही ज़्यादा लूटते हैं पुराना डीलर वाले। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, और तरीके से। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लिखते हैं कि फिरदौस भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं पूर्णिया जिला से हूँ, जितने भी राशन कार्ड डीलर वाले हैं सबको बदलना चाहिए, क्योंकि गरीबों का अनाज बहुत ज़्यादा लूटते हैं ये डीलर वाले। जी हाँ, ये आपका सवाल है तो नहीं है, आपका जो गुस्सा है। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, लिखते हैं कि फिरदौस भाई 11th क्लास का वार्षिक एग्ज़ाम कब तक होगा? अररिया ज़िला से मेरा नाम नाजिम है। तो इसके लिए आपको अभी कोई अपडेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोई अपडेट आया ही नहीं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लिखते हैं कि भाई हम बिहार बोर्ड और CBSE दोनों से 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट के वैल्यू रहेगा? तो भाई आपको दोनों से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी, आप एक बोर्ड से एग्ज़ाम दीजिए ना। दोनों बोर्ड से हो सकता है कि आपको दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। दोनों बोर्ड से एग्ज़ाम मत दीजिए, जो भी बोर्ड आपको ज़्यादा बेटर लगे उससे ही एग्ज़ाम दीजिए, चाहे CBSE बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो। उसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल लेते हैं, सर PM किसान का पैसा कब आएगा? ये आ गया है भाई, कल ही आ गया है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, ये नाम ने लिखा है, वो लिखते हैं कि मार्केट में आटा कब सस्ता होगा? तो बहुत जल्द सस्ता होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने एक आटे पर, गेहूँ पर निर्यात पर उसका रोक लगा दी गई है, जिस वजह से अब आटा अब सस्ता होगा, गेहूँ सस्ता होगा। जब गेहूँ सस्ता होगा तो आटा भी सस्ता होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूलों में दोपहर के समय में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में मोटे अनाज से बने भोजन को जगह दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान शिक्षक मोटे अनाज और फिर उसके फायदे बताते हुए घर के भोजन में भी शामिल करने के लिए जागरूक करेंगे। इसको लेकर के विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज साल के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से बच्चों को कुपोषित से बचाने के लिए मिड डे मील दिया जा रहा है। ऐसे में मेन्यू में एक दिन मोटे अनाज के लिए भी निर्धारित किया गया है। जब मोटे अनाज में मूल रूप से 3 फसल ज्वार, बाजरा और मडुआ शामिल है। इसके बाद जौ, कोरा, सौवा, कुटकी, कांगनी, चीना जैसे छोटे अनाज भी मोटे अनाज की श्रेणी में जोड़े गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। युवाओं को उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार इस बार जॉब्स को लेकर के कई बड़े ऐलान कर सकती है। यह सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने कई बड़े वायदे किए थे। ऐसे में आइए जानते हैं इस बार की किन सेक्टर पर सरकार जोर दे सकती है ताकि बिहार में रोजगार के अवसर बन सके। सरकार बनने से पहले ही तेजस्वी यादव लगातार रोजगार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद वे युवाओं को रोजगार देना काम करेंगे। जब 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इस ओर कदम नहीं उठाया है। ऐसे में बजट में इस बार रोजगार पर ध्यान दिया जा सकता है। जी हाँ, सरकार इस बार रोजगार को लेकर के कोई योजना ला सकती है और फिर खाली पदों को भरने की घोषणा कर सकती है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। सीएम नीतीश कुमार कितना भी कहे कि वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन वे अभी सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा हो सकता है। ऐसे में वे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश की बात कह सकते हैं। इससे भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस बार सरकार स्वरोजगार के रूप में भी बजट पेश कर सकती है, जिसमें लोगों को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सरकार लोगों को पूंजी उपलब्ध कराना, अनुदान देना, इंटरेस्ट रेट में छूट देने जैसे बड़े फैसले ले सकती है। जैसे युवा नौकरी की तलाश ना करके भी रोजगार हासिल कर सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के मुखिया तेजस्वी यादव एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही विधानसभा क्षेत्र के जिला सदर अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला वीडियो सामने आया है। आपको बता दूं कि जिस नर्स को मरीजों की सेवा करने के लिए सरकार द्वारा बहाल की गई है, उसी नर्स के द्वारा गाली गलौज धक्का मुक्की देने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो में बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको बता दूं कि वीडियो बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अस्पताल का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक नर्स बच्चों के लिए बने पीकू वार्ड के बरामदे पर गालियां देती हुई दिखी जा रही है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये गाली किसी के लिए नहीं बल्कि बीमार बच्चों के परिवार वालों के लिए है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में सोमवार को बिहार विधानसभा का बजट शुरू है। इस दौरान सांसद चिराग पासवान ने पीसी की। उन्होंने कहा कि हमारी नज़र बिहार के बजट पर टिकी है। जब बिहारियों के लिए बजट में क्या क्या वायदे होंगे उस पर नज़र होगी। उन्होंने कहा कि आज का उनका विषय अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों का है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है। जब पहले छात्रों को पूरी राशि मिलती थी, अब उन राशियों में बदलाव कर दिए गए हैं। बिहार सरकार दलितों के साथ धोखा कर रही है। नीतीश कुमार बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भी कई बदलाव किए हैं, जहाँ फ्री शिप कार्ड के जरिए छात्र के खाते में सीधे पैसे आएंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि मौजूदा बिहार सरकार दलित विरोधी है, अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के से आने वाले लोगों को टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा है। दलित युवा युवतियों के साथ गलत काम किया जा रहा है। इस पर एक और मुख्यमंत्री खामोश हैं तो फिर वहीं दूसरी ओर 2020 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एक योजना लेकर के आते हैं कि दलित परिवार के अंदर अगर किसी की जान जाती है तो फिर एक सदस्य को सरकारी नौकरी और फिर 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। लेकिन अब तक ये कुछ भी नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा है कि आए दिन दलित परिवार के सदस्य की जान जा रही है, लेकिन लोगों को उचित अधिकार नहीं मिलता। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में इन दिनों विवादित बयान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। या सरकार के मंत्री हो या फिर सत्ताधारी दल के विधायक और नेता एक के बाद एक के विवादित बयान देकर के राजनीति को गरमा रहे हैं। आरजेडी कोटे के मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान क्या दिया, उसके बाद विवादित बयान देने का जैसा सिलसिला शुरू हो गया। चंद्रशेखर के बाद मंत्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री सुरेंद्र यादव समेत अन्य नेताओं ने अपने बयानों को से सरकार की फजीहत कराई है। अब ताज़ा विवादित बयान सरकार में सहयोगी बनी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आया है। दरअसल महज 4 विधायकों की बदौलत महागठबंधन की सरकार में सत्ता की मलाई चाट रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर के अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों अपने बेटे संतोष सुमन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़ा लिखा और फिर काबिल बताते हुए सीएम पद का उम्मीदवार बता दिया था। अब जीतन राम मांझी का जो ताज़ा बयान सामने आया है वह नीतीश कुमार की फजीहत कराने के लिए काफ़ी है। इस बार जीतन राम मांझी जनसंख्या को लेकर के विवादित बयान दिया है। जीतन राम मांझी गया में खुले मंच से अमीरों के कम बच्चे होने और फिर गरीबों के अधिक बच्चे होने का कारण बता दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि गरीब लोग अपनी पत्नी के साथ रहते हैं इसलिए अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं और अमीर लोग पत्नी से दूर रहते हैं इसलिए उनके बच्चे कम पैदा होते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने ये बातें उन दिनों को याद करते हुए कही है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री KB सहाय के समय विधानसभा में जनसंख्या को लेकर के बहस हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के तेजी से बदलते सियासत के बीच आरोप प्रत्यारोप के तीखे वान सत्ताधारी दल और विरोधी दल में चल रही है कि इसी बीच बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज अमित शाह ने प्रोटोकॉल के तहत नए राज्यपाल के बिहार भेजे जाने की जानकारी के लिए नीतीश कुमार को फ़ोन किया था, जो एक प्रोटोकॉल है जहाँ हर नए राज्यपाल की नियुक्ति होने पर गृह मंत्री इसकी जानकारी उस राज्य के मुख्यमंत्री को देते हैं। इसी प्रोटोकॉल के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी नीतीश कुमार को दी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको सार्वजनिक करके राजनीतिक फायदा उठाने और फिर राजद पर दबाव बनाने की कोशिश की है, जो बेहद शर्मनाक है। ये सारी बातें ये बताती है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है।
दोस्तों बात करते हैं कि शादीशुदा या फिर बाल बच्चे वाले औरत मर्दों के प्रेम प्रसंग का या फिर साथ में भागने की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। लेकिन बिहार से प्रेम प्रसंग को लेकर के जो घटना सामने आई है वह काफ़ी दिलचस्प है। जी दरअसल इस प्रेम कहानी में प्रेम के साथ साथ बदलाव वाला भाव भी दिखा। मामला बिहार के खगड़िया जिला से जुड़ा हुआ है, जहां दो शख्स ने एक दूसरे की बीवी से शादी रचा ली। जी हां, दरअसल खगड़िया जिले के चौथा प्रखंड के हरदिया गांव के रहने वाले नीरज की शादी पशराहा गांव में रूबी देवी से 2009 में हुई थी। दोनों को 4 बच्चे भी थे, लेकिन रूबी देवी का प्रेम प्रसंग पशराहा गांव के ही रहने वाले मुकेश से चल रहा था। मुकेश भी शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, जब प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है। बस इसी कहावत को चरितार्थ कर दिया रूबी और मुकेश ने। दोनों ने फरवरी 2022 में भाग करके शादी रचा ली। इस दौरान दोनों ने अपने 2 पुत्री और फिर 1 पुत्र को भी साथ ले लिया और साथ लेकर के गांव से फरार हो गए। हरदिया गांव के रहने वाले नीरज को जैसे ही पता चला है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी मुकेश के साथ भाग गई, नीरज ने मुकेश के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर दिया। नीरज ने बताया है कि कई बार गांव में पंचायत भी हुआ, लेकिन मुकेश नहीं माना और फिर वह भाग करके रह रहा था। ये मामला 1 साल चलता रहा। बदला लेने के लिए नीरज ने मुकेश की पत्नी को भाग करके शादी कर ली, जहाँ दोनों की पत्नी का नाम रूबी ही था। जी हाँ, इस घटना में दिलचस्प मोड़ उस समय आ गया जब मुकेश की शादी मानसी प्रखंड के अमनी गांव में हुई थी, जहां मुकेश अपनी पहली पत्नी को छोड़ करके नीरज की पत्नी के साथ रह रहा था। इसके बाद नीरज ने मुकेश से बदला लेने के लिए मुकेश की पत्नी रूबी को फ़ोन किया। दोनों की पत्नी का नाम संयोग से रूबी ही था। नीरज और मुकेश की पत्नी रूबी में 1 सप्ताह तक प्यार भरी बातें हुई, जिसके बाद दोनों की बात बनी और दोनों गांव से 18 फरवरी 2023 को भाग गए, फिर मंदिर में शादी रचा ली। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।